नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में क्लास बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का पार्ट 16 और अपनी जो बुक चल रही है उसका नाम है कोर डेटा। कल की क्लास में हमने देखा था कि जो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ड्रक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस फिशेज, क्योंकि मैंने कल बताया था कि जो कॉन्ड्रक्थिस जो फिशेज सुपर क्लास है उसको 3 क्लासेज में बांटा गया है, प्लेकोड्रमी, कॉन्ड्रक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो प्लेकोड्रमी है वो लुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब हमें बात करनी है कि कॉन्ड्रक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस जो है मछलियाँ वो किस प्रकार की होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो उनका कल हम जिक्र कर रहे थे। तो उस जिक्र के अंदर मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक बताया था उनकी आंत्र का, कि उनकी आंत्र किस प्रकार की होती है, तो आंत्र के बारे में मैंने बताया था आंत्र के बारे में। कल मैंने बताया था आपको कि आंत्र जो होती है इसमें वाल्व पाए जाते हैं, वाल्व या जिसको हम कहते हैं स्क्रोल वाल्व पाए जाते हैं, जबकि इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है, ये बात मैंने कल आपको बताई थी। अब ये स्क्रोल वाल्व क्या होते हैं, कल मैंने बताया था कि जो इनकी आंत्र का जो आंतरिक अस्तर है उसके अंदर या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से फोल्ड पाए जाते हैं। वो फोल्ड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्कोलियोडोन के अंदर 2.5 वाल्व पाए जाते हैं जिनको हम स्क्रोल वाल्व भी नाम कहते हैं, या 2.5 वाल्व पाए जाते हैं जिनको हम स्क्रोल वाल्व भी नाम देते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो स्क्रोल वाल्व है इनका काम क्या है, ये मैंने बताया था कि स्क्रोल वाल्व जो होता है ये मतलब यूँ कह सकते हैं कि इस वाल्व की वजह से, इस स्क्रोल वाल्व की वजह से जो कॉन्ड्रक्थिस फिशेज की जो आंत्र है वो कुंडलित हो जाती है। कुंडलित होने से जो भोजन है वो लंबे समय तक आंत्र में रुका रहता है, जिससे भोजन का पाचन भी पूर्ण हो जाता है और साथ में जो टिफ्लोसोलर संरचनाएं भी पाई जाती है इन एरिया के अंदर या इन वाल्व में, जो कि भोजन के अवशोषण में भी क्या होती है, सहायक होती है। तो इस प्रकार स्क्रोल वाल्व जो है या जो वाल्व है, जो वोलन है, वो कॉन्ड्रक्थिस में तो पाए जाते हैं, ऑस्ट्रिक्थिस में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में यदि हम नेक्स्ट उसकी बात करें मलाशय ग्रंथि की, रेक्टल ग्लैंड की, तो रेक्टल ग्लैंड इसमें उपस्थित होती है और इनमें रेक्टल ग्लैंड एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। अब रेक्टल ग्लैंड जिसको हिंदी में हम कहते हैं मलाशय ग्रंथि, हिंदी में हम कहते हैं इनको मलाशय ग्रंथि। अब मलाशय ग्रंथि जो मलाशय के पास पाई जाती है तो इनमें उपस्थित होती है और ऑस्ट्रिक्थिस में जो है अनुपस्थित होती है। तो मलाशय ग्रंथि जो है इसका भी वैसे कोई कार्य ज्ञात नहीं है, परंतु फिर भी कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये ग्रंथि जो है यूँ कह सकते हैं कि एक लिम्फेटिक ग्लैंड होती है, एक लसिका ग्रंथि की तरह कार्य करती है, ऐसा अब इसके बारे में माना जाता है। परंतु कुछ वैज्ञानिक अभी कह रहे हैं कि इसका कार्य अज्ञात है या इसका कोई क्या कार्य ये भी बताया नहीं जा सकता। अगले अगर बात करें ये लीवर की, तो लीवर या करती इसको, इसमें 2 लोब्ड होती है, 2 लोब्ड, और इसमें जो लीवर होता है 3 लोब्ड होता है, लीवर 3 लोब्ड, यानी यहाँ लीवर में 2 लोब पाए जाते हैं, उसमें कितने पाए जाते हैं, 3। इस तरह से अगर हम बात करें, इसमें 2 लोब होते हैं और इसमें कितने होते हैं, 3 लोब होते हैं। तो 1, 2 और 3, यहाँ पर कितने होते हैं, 2 लोब होते हैं, और वहाँ पर कितने होते हैं, 3 लोब होते हैं। और लीवर आपको पता ही है, लीवर जो है वसा के पायशीकरण को प्रेरित करता है, क्योंकि इसके अंदर पित्त रस बनता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें
गिल्स की बात करें तो गिल्स जो हैं वो इसमें लेमिली ब्रैंक टाइप के होते हैं, इसमें फिलीफॉर्म टाइप के होते हैं। और इसमें फिलीफॉर्म टाइप। अब देखिएगा कि लेमिली ब्रैंक जो गिल्स होते हैं, ये गिल जो होते हैं ये इनको यूँ कह सकते हैं पटल कलोम भी कह सकते हैं। और पटल कलोम आपने जो है हमने फर्स्ट ईयर क्लास में जो यूनियो पढ़ा था वहाँ पर ये नाम आया था लेमिली ब्रैंक टाइप के गिल, यानी कि कलोम पटल का मतलब ये होता है कि जो गिल्स होते हैं वो पटलिकाओं के बने होते हैं, तो इनको पटलिकाओं से या पट्टों से बने हुए गिल को लेमिली ब्रैंक कहते हैं। और फिलीफॉर्म का मतलब होता है तंतुनुमा जो गिल्स होते हैं, लंबे यूँ कह सकते हैं कि तंतु की तरह या तरकू की तरह जो गिल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म गिल कहते हैं। अब वो जो गिल्स है इनका कार्य आपको पता ही है कि गिल्स जो होते हैं ये श्वसन में सहायक अंग होते हैं। उसके अलावा यदि हम पूछें अगला जो टॉपिक अपना वायुआश्य या वाताश्य, एयर ब्लैडर या जिसको हम वाताश्य या वायुआश्य वाताश्य या वायुआश्य क्या होते हैं, ये एक फूली गुब्बारेनुमा संरचनाएं होती है जो कि इनको एक तो यूँ कह सकते हैं कि ये वैसे पक्षियों में भी पाए जाते हैं, पक्षियों में, और यदि इनमें पाए जाएं मछलियों में तो इनके अंदर वायु भरी रहती है, जिसके कारण शरीर के अंदर पाए जाते हैं और इनके अंदर वायु भरी रहती है, जिसके कारण एक तो शरीर हल्का बना रहता है, दूसरा ये श्वसन में भी सहायक होते हैं। तो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं ये, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल्स के अंदर नहीं पाए जाते, जबकि एयर ब्लैडर जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, यानी पाए जाते हैं। कौन सी मछलियों के अंदर, ओस्टियोक्थिस के अंदर। तो वायुआश्य या वाताश्य जो हैं कॉन्ट्रैक्टाइल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि ओस्टियोक्थिस के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें धमनी शंकु की, धमनी शंकु जो होता है आर्टरी कोन जिसको कहते हैं, धमनी शंकु जो होता है ये हृदय में, इसमें हार्ट में प्रेजेंट या उपस्थित होता है, जबकि इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। तो ये धमनी शंकु जो है धमनी का एक प्रकार होता है जो कि हार्ट से जुड़ी हुई होती है, इनमें प्रेजेंट होती है, उनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें एफरेंट जो गिल वेसल्स होती हैं या ब्रैंकियल वेसल्स कह सकते हैं, अविवाही कलोम वाहिकाएं अगर बोलें तो इसमें अविवाही कलोम वाहिकाएं, अविवाही कलोम वाहिकाएं जो होती हैं ये 5 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है इसमें, 5 जोड़ी होती हैं, 5 जोड़ी होती हैं अविवाही कलोम वाहिकाएं। एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स अगर बोलें इंग्लिश में इनको, एफरेंट ब्रैंकियल या गिल बोल दो एक ही बात है, वेसल, ये कितनी होती है, इनमें 5 जोड़ी होती है, जबकि इनमें कितनी होती है, 4 जोड़ी होती है। इनमें अविवाही कलोम वाहिकाएं 4 जोड़ी होती है। अब देखिएगा अविवाही कलोम वाहिकाएं क्या होती है, ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। मछलियों के अंदर जो हृदय होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, ये बात हम कर चुके हैं, जिनके अंदर एक आलिंद और एक नील्या होता है। तो साथ में आपको ये भी बताया था कि इनका जो हृदय है वो शीरीय हृदय होता है, क्योंकि इनके हृदय में से रक्त जो है वो एक बार होकर के गुजरता है, यानी कि जब रक्त अशुद्ध होता है तभी वो हृदय में से होकर के गुजरता है। और इनके अंदर जो है यदि हम बात करें रक्त, जब अशुद्ध रक्त जो होता है वो आलिंदों में इकट्ठा किया जाता है पूरे शरीर से।
और आलिंद एक ही होता है। आलिंद से वो रक्त नीले में आता है। नीले से वो रक्त क्या होता है, शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, अभिवाही कलोम वाहिकाओं में जाता है। अभिवाही कलोम वाहिकाएं क्या करती है, आगे जा कर के अनेक शाखाओं में बन जाती है। और उन शाखाओं की संख्या कितनी होती है, 5 जोड़ी, यानी 5 लेफ्ट में होती है और 5 ये क्या होती है, राइट में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अभिवाही कलोम वाहिकाएं हैं ये क्या करती है, उस रक्त को गिल्स तक लेकर जाती है। क्योंकि मछलियों के अंदर जो श्वसनांग होते हैं वो गिल्स होते हैं। तो अभिवाही कलोम वाहिकाएं यूँ कह सकते हैं कि जो रक्त अशुद्ध होता है वो हृदय से आता है, और वो कहाँ आता है, अभिवाही कलोम वाहिकाओं में या एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में आता है। और एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स कॉन्ट्रैक्टिस में 5 जोड़ी होती है, इनमें कितनी होती है, 4 जोड़ी। यानी कि ये 5 जोड़ी जो हैं ये अशुद्ध रक्त को गिल्स तक लेके जाती है, और ओस्टिक्टिस के अंदर 4 जोड़ी जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त को गिल्स तक लेकर के जाती है। अब ये तो अभिवाही कलोम वाहिकाएं होगी। ठीक सामने अपवाही कलोम वाहिकाएं भी होती हैं। अगला अपना जो पॉइंट है वो कौन सा है, अपवाही कलोम वाहिकाएं। इसको कहते हैं इफरेंट ब्रैंकियल वेसल या गिल वेसल कह दो। ये इसके अंदर 9 जोड़ी होती हैं। कितनी होती है, इसके अंदर 9 जोड़ी होती है। जबकि इसके अंदर यदि हम बात करें ओस्टिक्टिस के अंदर, तो ओस्टिक्टिस के अंदर जो इनकी संख्या होती है वो होती है 4 जोड़ी। कितनी होती है इनमें, अपवाही कलोम वाहिकाएं 4 जोड़ी होती है। अब देखिएगा, अब मैं एक छोटा सा अगर डायग्राम बनाऊँ, मान लीजिए जैसे ये एक ये हम इसका गिल मान लेते हैं, ये हम इसका क्या मान लें, गिल मान लें। इस तरह से देखें तो ये एफरेंट ब्रैंकियल वेसल होगी। ये कौन सी होगी, इफरेंट ब्रैंकियल वेसल। ये इसका गिल हो गया। अब हुआ क्या, ये ओरिकल है, ये क्या है, वेंट्रिकल। यहाँ अशुद्ध रक्त आता है जो किस में आ जाएगा, आलिंद से नीले में आ गया। नीले से कहाँ जाता है, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल में। एफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो है कॉन्ट्रैक्टिस में जो होती हैं ये कितनी जोड़ी होती हैं, 5 जोड़ी। जबकि ओस्टिक्टिस में कितनी जोड़ी होती हैं, 4 जोड़ी होती हैं। 4 जोड़ी का मतलब 8 हो गए, तो 4 लेफ्ट में होती है, 4 राइट में होती है। यहाँ 5 लेफ्ट में होती है और 5 ही राइट में होती है। अब क्या होगा कि जो एफरेंट ब्रैंकियल वेसल है वो जाकर आगे गिल्स में प्रवेश कर जाती है। अब देखिएगा, जब जो रक्त जो जल है वो जल जब गिल्स के ऊपर से होकर के गुजरता है तो क्या होता है कि जो अशुद्ध रक्त से CO2 है वो तो जल में आ जाएगी, और जो जल से ऑक्सीजन है वो कहाँ आ जाती है, वापस रक्त में आ जाती है। तो इस प्रकार रक्त शुद्ध हो जाता है गिल्स के पास होने के बाद में। अब चूंकि जो मछलियों में मैंने बताया था, शुद्ध रक्त जो है वो पूरे शरीर में ले जाया जाता है, न कि हार्ट में ले जाया जाता है। तो उस पूरे शरीर में उस रक्त को ले जाने के लिए इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स पाई जाती है। और यदि हम इसको अब सीधा बोलें कि एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स अशुद्ध रक्त को हृदय से गिल्स की ओर लेके आती है, जबकि एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स शुद्ध रक्त को गिल्स से शरीर में लेके जाती है। तो ये अगर इसकी डेफिनेशन है उसकी बात करें तो एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टिस में 5 जोड़ी होती हैं, जबकि एफरेंट ब्रैंकियल वेसल कितनी होती हैं, 9 जोड़ी होती हैं। और यहाँ पर एफरेंट ब्रैंकियल वेसल 4 जोड़ी होती हैं और एफरेंट ब्रैंकियल वेसल भी कितनी होती है, 4 जोड़ी होती है। तो ये अपने को एफरेंट और एफरेंट में अंतर समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर यदि हम बात करें तो इनका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की यदि हम बात करें, ब्रेन, इनका प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव टाइप, यानी प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या होता है, आद्य जिसको बोलते हैं। और इनका क्या होता है, पूरा डेवलप्ड होता है, एडवांस्ड कहते हैं, एडवांस्ड। अब देखिएगा
प्रिमिटिव मतलब क्योंकि ये कॉन्ड्रेक्टिज पहले आई थी इसलिए इनका ब्रेन पाया तो जाता है, तंत्रिका तंत्र विकसित तो होता है। कोर्डेट पढ़ रहे हैं, कोर्डेट में भी हम वर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं, तो इनका ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, वो सब चीज़ें विकसित तो होती है। ओल्फैक्टरी लोब, उसके अलावा इसमें सेरिबेलम, ऑप्टिक लोब सब पाए जाते हैं। यानी इनके अंदर ओल्फैक्टरी लोब, ऑप्टिक लोब, सेरेब्रम पाए जाते हैं। परंतु जो ओस्टिक्टिज है उसकी तुलना में ये क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। और इसमें जो ये कह सकते हैं कि ब्रेन जो है वो इन कॉन्ड्रेक्टिज है उनकी तुलना में ओस्टिक्टिज का जो ये जितने भी भाग हैं, सेरिबेलम हो, सेरिब्रम हो, ओल्फैक्टरी लोब हो, चाहे ऑप्टिक लोब हो, ये अधिक विकसित होते हैं, एडवांस टाइप के होते हैं। इसलिए ये मछलियाँ इनकी तुलना में अधिक यूँ कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र के हिसाब से ये मछलियाँ अधिक विकसित होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें रेस्टिफॉर्म पिंड जो है, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो कौन सा है, रेस्टिफॉर्म पिंड। रेस्टिफॉर्म लोब या पिंड कहें जिसको, रेस्टिफॉर्म लोब या रेस्टिफॉर्म पिंड। रेस्टिफॉर्म लोब या रेस्टिफॉर्म पिंड की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, उपस्थित होता है, मस्तिष्क में उपस्थित होता है, उपस्थित, और इनमें क्या है, अनुपस्थित होता है। पिंड अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। अब ये जो रेस्टिफॉर्म पिंड होता है ये मेडुला ओब्लांगेटा के दोनों ओर पाया जाता है और सेरेबेलम से जुड़ा हुआ रहता है। यानी जो मेडुला ओब्लांगेटा हम बनाते हैं उसके दोनों ओर पाया जाता है। ये गेटा के दोनों ओर पाया जाता है तथा सेरिबेलम से जुड़ा होता है। जुड़ा होता है, जबकि इनके अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, डक्टस एंडोलिम्फेटिकस डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। अब डक्टस एंडोलिम्फेटिकस क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है अंतःकरण का भाग होता है जो कि कॉन्ड्रेक्टिज में सिर के शीर्ष भाग पर खुलती है, बाहर की ओर खुलती है, जबकि इसके अंदर क्या होती है, अंदर की ओर खुलती है। अंदर की ओर खुलती है डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। इसमें क्या है, सिर के शीर्ष भाग में खुलती है, जबकि इसके अंदर क्या खुलती है, ये अंदर की ओर खुलती है। और डक्टस एंडोलिम्फेटिकस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि डक्ट होती है ये अंतःकरण की होती है, क्योंकि जो हम कह सकते हैं कि हम अंतःकरण जो होता है जंतुओं का उसके अंदर दो चीज़ होती है, एक होता है अस्थिल गहन, और एक होता है कला गहन। यानी ये बोनी पार्ट होता है, यानी अस्थिल पार्ट होता है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। तो यहाँ पर एक द्रव भरा जाता है जिसको कहते हैं एंडोलिम्फ। इसको क्या कहते हैं,
एंडोलिम्फ। और यहाँ पर जो भरा होता है उसको कहते हैं पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ। तो डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, तो जो ये अंदर जहाँ एंडोलिम्फ भरा होता है, ये इस नलिका का अंतिम भाग जो है वो डक्टस एंडोलिम्फेटिकस कहलाता है, जो कि सिर जो भाग होता है कॉन्ड्रक्टिस, उसके अंदर सिर भाग के शीर्ष से ये बाहर की ओर खुलता है, कौन, डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। जबकि ओस्टिकटिस के अंदर ये कहाँ खुलती है, अंदर की ओर खुलती है, बाहर की ओर नहीं खुलती है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम बात करें रेटिना, तो रेटिना में कौन सेल्स का कॉन्ड्रक्टिस में अभाव होता है, कौन सेल्स एब्सेंट, और इनमें क्या होता है, कौन सेल प्रेजेंट होती है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि रेटिना जो होता है वो आई का सबसे अंदर का भाग होता है। अब जो रेटिना होता है ये सेंसिटिव क्षेत्र होता है, या यूँ कहते हैं संवेदी क्षेत्र होता है, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है या रंगों की पहचान होती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपने नेत्र की संरचना पढ़ी है, नेत्र के अंदर रोड और कोन दो संरचनाएं पाई जाती है, रोड और कोन, यानी शंकु और शलाका, या यूँ कहते हैं रोड का मतलब शलाका होती है, कोन का अर्थ होता है शंकु। तो शलाका और शंकु दो संरचनाएं पाई जाती है, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में सक्रिय होकर के हमें किसी भी प्रतिबिंब का ज्ञान करवाते हैं और साथ में रंगों का ज्ञान भी करवाते हैं। तो कौन जो यूँ कहते हैं कि जो शलाका होती है वो इस प्रकार की होती है, और जो शंकु होता है वो यूँ इस आकार का होता है। और ये तंत्रिका सेल्स कोशिकाओं से जुड़ा, नर्व सेल से जुड़ी संरचनाएं होती है। अब देखिएगा ये तो हो गया रोड, ये हो गया कोन। अब यहाँ पर रेटिना के अंदर, दोनों के अंदर रोड यानी शलाकाएं तो दोनों में पाई जाती है, चाहे वो कॉन्ड्रक्टिस हो चाहे ओस्टिकटिस हो। बात हो रही है कोन की, कोन जो कि प्रकाश का विभेदन, प्रकाश में उपस्थित रंगों का विभेदन कराती हैं। तो रंगों का विभेदन कराने के लिए कौन प्रेजेंट होती है या पाई जाती है रेटिना के अंदर। तो ये रेटिना के अंदर कौन की स्थिति देखें या शंकु की स्थिति देखें तो कॉन्ड्रक्टिस के अंदर एब्सेंट होती है, जबकि ओस्टिकटिस के अंदर क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो इसके अंदर लोरेंजिनी की तुम्बिकाएँ, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी या लोरेंजिनी की तुम्बिकाएँ, तुम्बिकाएँ तुम्बिकाएँ लोरेंजिनी की जो तुम्बिकाएँ होती है, क्या होती है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इसमें तो प्रेजेंट होती है पहली बात तो, और इनमें क्या होती है, तुम्बिकाएँ एब्सेंट होती है। अब देखिए लोरेंजिनी की जो तुम्बिकाएँ होती हैं ये कॉन्ड्रक्टिस मछलियाँ में पाई जाती है, चाहे वो शार्क हो चाहे ये कॉन्ड्रक्टिस मछलियाँ हो, वेल वगैरह जो कहते हैं, शार्क मछलियाँ जो होती हैं, शार्क और कॉन्ड्रक्टिस के अंदर ये पाई जाती है। और जबकि ओस्टिकटिस के अंदर एब्सेंट होती है। क्या होती है आपको बताते हैं, लोरेंजिनी की जो तुम्बिकाएँ होती है वो जैसे मछली होती है इस प्रकार की, जैसे हम स्कोलियोडोन की बात करें, स्कोलियोडोन के अंदर ये पाई जाती है। इस तरह से हम अगर डायग्राम बनाए तो स्कोलियोडोन का मुंह इस तरह से होता है थोड़ा, तो उसके इस एरिया के अंदर ये पाई जाती है। काम क्या है, ये इसका एक सेंसरी ऑर्गन होता है। ये क्या होता है, इसका सेंसरी ऑर्गन होता है। और जो ये सेंसरी ऑर्गन होता है सीधे भाग पर इसके अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे शार्क जल में तैरती है तो उसका कोई भी परभक्षी जो होता है उसके परभक्षी द्वारा, या यूँ कहते हैं कि शार्क को खाने वाला कोई भी परभक्षी जो उस जल के अंदर मौजूद है उसकी मसल्स के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न किया जाता है। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे ही उत्पन्न होगा तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ये जो मछलियाँ होती हैं, चाहे शार्क हो चाहे कॉन्ड्रक्टिस हो, या यूँ कहते हैं कि कॉन्ड्रक्टिस के अंदर शार्क मछलियों को रखा गया है, तो जो कॉन्ड्रक्टिस मछलियाँ या शार्क मछलियाँ होती हैं ये क्या करती हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ उत्पन्न हुआ है, हम मान लें कि ये यहाँ पर दूसरी कोई इसका जंतु है, उसने क्या उत्पन्न किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न किया। और किससे, जो परभक्षी है, ये क्या है इसका
परभक्षी जंतु। इसने क्या उत्पन्न किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न किया। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसने कहाँ से उत्पन्न किया? अपनी मसल्स की सहायता से। तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे ही इस वाटर के अंदर या जल के अंदर उपस्थित होगा तो ये शार्क जो मछलियां हैं वो लोरेंजिनी की तुम्बिकाओं की सहायता से उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ग्रहण करके ये पता लगा लेती है कि यहाँ पर कोई ना कोई परभक्षी मौजूद है, जिससे वो बच करके दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो लोरेंजिनी की तुम्बिकाएं एक प्रकार का संवेदीयन है जो कि किसी भी परभक्षी द्वारा उत्पन्न मसल्स के किसी परभक्षी की मसल्स द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्राप्त करके जो शार्क मछलियां हैं या कॉन्ड्रक्थिज उनको ज्ञान करवाता ताकि वो उस परभक्षी से बच सके। तो ये कार्य किसका है? लोरेंजिनी की तुम्बिकाओं का। उसके अलावा यदि बात करें नर जनन वाहिनी, आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका नर जनन वाहिनी। नर जनन वाहिनी, नर जनन मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट जो है, यदि इसकी बात करें तो ये किडनी के अग्र भाग से जुड़ी रहती है। किडनी के अग्र भाग से जुड़ी रहती है, अब किडनी के अग्र भाग से जुड़ी रहती है, इसका मतलब किडनी का जो अग्र भाग है वो जनन से भी या जो जनांगों से भी जुड़ा होता है। यहाँ पर ये नहीं जुड़ी होती है। वैसे तो अपने जब ये पढ़ेंगे आगे मछली को पूरा डिटेल में स्कोलियोडोन को, तब ये बात वहाँ क्लियर और हो जाएगी। तो क्या होता है? नर जनन वाहिनी जो होती है जिसको हम कहते हैं जिसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं शुक्र वाहिनी भी कह सकते हैं। तो शुक्र वाहिनी जो है वासा डिफरेंस जो है वो क्या करती है कि कॉन्ड्रक्थिज जो मछलियां हैं उनके अंदर क्या होती है, किडनी का जो अग्र भाग थोड़ा सा लंबा और नुकीला होता है, उसके चारों ओर फोल्ड रहती है। किसके अंदर? कॉन्ड्रक्थिज में। जबकि ऑस्ट्रिक्टिज के अंदर क्या होता है, किडनी और जो जनन वाहिनी है या वासा डिफरेंस है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके अलावा अंडवाहिनी, अब यहाँ पर ओविडक्ट की अगर हम बात करें तो अंडवाहिनी जो है अंडाशय से जुड़ी होती है, अंडाशय से जो है जुड़ी नहीं होती है, अंडाशय से जुड़ी नहीं होती है। जबकि ये क्या होती है, सीधी अंडाशय से जुड़ी होती है, अंडाशय से जुड़ी होती है अंडवाहिनी। समझते हो? ओविडक्ट जो कि अंडे को ले जाने का कार्य करती है, निषेचन भी संभव यही होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अंडवाहिनी होती है वो अंडाशय से जुड़ी हुई नहीं होती है, यानी अंडाशय और अंडवाहिनी के बीच में थोड़ा गैप पाया जाता है। और यहाँ पर क्या होती है, ये अंडवाहिनियाँ जो है अंडाशय से पूर्णतया जुड़ी हुई होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके अंदर मूत्र तथा जनन छिद्र, मूत्र तथा जनन छिद्र जो हम पहले बात कर चुके हैं, अवस्कर में खुलता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, अवस्कर अनुपस्थित, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। अवस्कर अनुपस्थित है तो इसका मतलब क्या होगा कि मूत्रवाहिनी और जननवाहिनी दोनों अलग अलग छिद्र के रूप में खुलती है। जहाँ निषेचन की बात करें, निषेचन इनमें कौन सा होता है, हमेशा आंतरिक होता है, यानी कि नर के द्वारा शुक्राणु मादा के जनन छिद्रों में छोड़े जाते हैं। जबकि इनमें कौन सा होता है, बाह्य होता है। बाह्य यानी कि नर और मादा के द्वारा शुक्राणु और अंडाणु जो है वो जल में छोड़े जाते हैं और जल के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। उसके अलावा यदि बात करें, ये जो हैं परिवर्धन के हिसाब से देखें इनमें तो अंड प्रजक होती है, अंड प्रजक, इन ओवी विवोपेरस होती है। सॉरी, अंड प्रजक मतलब अंडे देती है, यानी कि ये ओविपेरस होती हैं जो कि केवल अंडे देती हैं। ओवी विवोपेरस है, ओवी विवोपेरस है ये। ओवी विवोपेरस का मतलब क्या होता है, अंड प्रजक, अंड प्रजक जो क्या करती है। अंड प्रजक का मतलब क्या होता है कि इन मछलियों के अंदर, अब देखो, एक तो होते हैं अंडज जो अंडे देते हैं, एक होते हैं विविपेरस जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अंडज के अंदर जैसे हम देखते हैं पक्षियों को, इनके अलावा कीटों को देखते हैं, उसके अलावा हम देखते हैं ये अपने रेप्टाइल्स वगैरह सारे अंडज होते हैं। विविपेरस का मतलब जरायुज जो जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता
बिल्ली, ये सब क्या है विविपेरस होते हैं। अब बात आती है इन दोनों के बीच की अवस्था ओविविपेरस। इसके अंदर क्या होता है, ओविविपेरस के अंदर जो है भ्रूण का डेवलपमेंट तो गर्भाशय में होता है, परंतु इनके अंदर प्लेसेंटा नहीं बनता है। तो ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, अंडपरजक कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो अंडपरजक जो उदाहरण है अपने पढ़ेंगे इसके अंदर स्कोलियोडोन का, और ये अंडपरजक होती हैं। ये क्या होती हैं, अंडपरजक ओविपेरस, यानी ये केवल क्या देती है, अंडे देती हैं। तो परिवर्तन क्या मतलब, ये अंडपरजक होती हैं, प्लेसेंटा नहीं बनता है, जबकि ये क्या देती हैं, अंडे देती है, और अंडे के चारों अंड झिल्लियाँ नहीं पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स आज अपने कॉन्ट्रैक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव में अंतर देखा है। कल अपने जो नेक्स्ट क्लास देखेंगे पार्ट 17 में, उसके अंदर हम अब जो पीसेज वर्ग है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे पूरा डिटेल में। कितने इसके अंदर क्लासेज हैं, कितने ऑर्डर हैं, कितने सब ऑर्डर हैं। तो सब ऑर्डर तक अपने क्लासेज, सब ऑर्डर तक इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, और देखने के बाद में हम प्रत्येक सब ऑर्डर का एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।